सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 6 में सेक्शन डी का चैप्टर 4 करेंगे और चैप्टर 4 हम लोग का प्रदूषण का रहने वाला है। तो चैप्टर 4 में हम लोग को मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, जल प्रदूषण के बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में और मृदा प्रदूषण, और एक है हम लोग का ठोस कचरा प्रबंधन। तो इतना हम लोग का सिलेबस में दिया गया है, तो हम लोग इन सभी चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है क्या है? प्रदूषण नाम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रदूषण किसको बोलते हैं। तो प्रदूषण क्या हो गया कि भूमि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया या फिर ठोस हो गया। तो इन सभी में अवांछनीय परिवर्तन होता है, चाहे वो परिवर्तन भौतिक रूप से हो, रासायनिक रूप से हो या फिर जैविक रूप से हो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। जैसे कि भूमि हो गया, इसके बाद वायु हो जाएगा, फिर जल हो गया, फिर हम लोग का आ जाएगा ठोस हो जाएगा। तो इन सभी में अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन होता है। लेकिन ये अवांछनीय परिवर्तन जो होगा वो भौतिक रूप से हो सकता है या फिर रासायनिक रूप से हो सकता है या फिर हम लोग का जैविक रूप से हो सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदूषण कहेंगे। तो क्या हो गया कि भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ठोस हो गया। तो इन सभी में जो अवांछनीय परिवर्तन होता है, चाहे वो भौतिक रूप से हो, रासायनिक रूप से हो या फिर जैविक रूप से हो, तो उसी को हम लोग प्रदूषण बोलते हैं। अब जो यहाँ पे अवांछनीय परिवर्तन होता है, जो अवांछनीय परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है हम लोग का, तो अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उन्हीं को हम लोग प्रदूषक बोलते हैं। यानी कि जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग प्रदूषक बोलते हैं। तो अभी तक दो चीज़ क्लियर हो गया कि प्रदूषण किसको बोलते हैं। तो भूमि, जल, वायु, हवा, ये सब में जो अवांछनीय परिवर्तन होता है, चाहे वो भौतिक रूप से हो, रासायनिक रूप से हो या फिर जैविक रूप से हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। और जो अवांछनीय परिवर्तन जिन कारक की वजह से उत्पन्न होता है, और उन्हीं कारक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदूषक बोलते हैं। अब ये जो प्रदूषक है, ये प्रदूषक भी दो प्रकार के होते हैं। जो प्रदूषक हो गया हम लोग का, ये भी दो प्रकार का है। पहला होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक प्रदूषक बोलते हैं। प्राथमिक प्रदूषक क्या हो गया कि जो अपने मूल स्वरूप में, ये क्या होगा इसमें, ये अपने मूल स्वरूप में पर्यावरण में विद्यमान रहेंगे। जैसे कि अगर बात करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसके बाद हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, तो ये सभी हम लोग का कहलाएगा प्राथमिक प्रदूषक। वहीं द्वितीय प्रदूषक में क्या आ जाएगा हम लोग का? द्वितीय प्रदूषक, तो द्वितीय प्रदूषक में क्या होगा कि जो प्राथमिक प्रदूषक हैं, तो उन प्राथमिक प्रदूषक के साथ आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप, इसमें क्या होगा? आपसी अंतःक्रिया, आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा? निर्मित होंगे। तो वे सभी कहलाएंगे द्वितीय प्रदूषक। जैसे कि क्या हो जाएगा इसमें? ओजोन हो जाएगा हम लोग का, इसके अलावा हम लोग का हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फिर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आ जाएगा हम लोग का द्वितीय प्रदूषक में। तो प्रदूषक क्या हो गया? तो जो अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं उसको हम लोग प्रदूषक बोलते हैं। प्रदूषक भी दो प्रकार का होता है, एक हो गया हम लोग का प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा हो जाएगा हम लोग का द्वितीय प्रदूषक हो गया। तो जो प्राथमिक प्रदूषक है, इसमें क्या होगा? तो ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? अपने मूल स्वरूप में ही बने हुए रहते हैं, उसी को हम लोग प्राथमिक प्रदूषक बोलते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब।
द्वितीय प्रदूषक किसको बोलेंगे? तो जो प्राथमिक प्रदूषक है वे आपस में अंतःक्रिया करके निर्माण करते हैं द्वितीय प्रदूषक का, जैसे कि ओजोन हो गया हम लोग का, या फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, इसके बाद हम लोग का स्मोक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सभी हम लोग का आता है द्वितीय प्रदूषक में आता है। तो चलिए एक बार पीडीएफ को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रदूषण हो गया, तो यहाँ पे प्रदूषण क्या हो गया? तो पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ के समाविष्ट हो जाने के कारण हो जाने की प्रक्रिया जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग प्रदूषण बोलते हैं। और यही अवांछनीय पदार्थ जो होगा ये हम क्या कहलाएगा? प्रदूषक कहलाएगा। तो वैसे प्रदूषक जो अपनी मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो ये जिस रूप में उत्पादित होते हैं उसी स्वरूप में बने रहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब हो गया। इसके बाद हम लोग का वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों को आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कि ओजोन हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, स्मोक हो गया, PAN हो गया। तो ये सभी हम लोग का द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम लोग वायु प्रदूषण में। तो वायु प्रदूषण हम लोग कब बोलेंगे? तो जब वायु की जो गुणवत्ता है, तो वायु की गुणवत्ता में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण। सिंपल सा प्रदूषण क्या होगा? तो जब उसमें अवांछनीय परिवर्तन होता है, चाहे भूमि, जल, मृदा, हवा, ये सब में अगर अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसको हम प्रदूषण बोलते हैं। तो वायु प्रदूषण किसको बोलेंगे? तो जब वायु की गुणवत्ता में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, वायु की गुणवत्ता में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण बोलेंगे। वायु की गुणवत्ता में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण हो जाएगा, कि जल की गुणवत्ता में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को जल प्रदूषण बोलते हैं। मृदा की गुणवत्ता में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को मृदा प्रदूषण बोलते हैं। तो हो सकता है इसके पीछे के कारक अलग अलग हो सकता है, इससे बचने का तरीका सब में अलग अलग होगा, लेकिन डेफिनेशन हम लोग एक प्रकार से लिख सकते हैं। तो वायु प्रदूषण क्या हो गया? तो वायु का जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो अवांछनीय परिवर्तन भौतिक रूप से हो रहा है, रासायनिक रूप से हो रहा है, या फिर जैविक रूप से हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण बोलेंगे। तो अगर वायु की बात किया जाए तो वायु में जो है 78% नाइट्रोजन होता है। वायु में 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.9% आर्गन होता है। ये सब ध्यान रखना है कि 78% हम लोग का हो जाएगा नाइट्रोजन हो गया, 21% हम लोग का ऑक्सीजन हो गया। एटलीस्ट ये दोनों याद रखना है, 78% नाइट्रोजन और 21% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा 0.9% हम लोग का आर्गन हो जाता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा भी नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, ये सभी गैस अल्प मात्रा में क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित होता है। तो जब वायु प्रदूषण कब होता है? तो जब ये 78% नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया, तो इन सब की मात्रा में अगर कमी या फिर बढ़ोतरी होती है तो वही स्थिति हम लोग का क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। तो वायु क्या होता है कि विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में व्याप्त होता है, और इन्हीं आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो यही वायु क्या होता है? सभी जीवधारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए तथा यह जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो, तो वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी कि क्या हो गया कि हम लोग का जैसे कि वायु में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.9% हम लोग का आर्गन है, लेकिन क्या होता है कि कुछ प्रदूषक तत्व होते हैं जिसकी वजह से जो 78% नाइट्रोजन है इसमें कुछ कमी हो जाता है या फिर बढ़ोतरी होता है, 21% ऑक्सीजन जो है इसमें कुछ कमी हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वायु की जो गुणवत्ता होनी चाहिए कायदे से वो ह्रास हो जाता है। साथ ही साथ जो वायु है उसकी वजह से जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। तो वही स्थिति हम लोग का क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी कि वायुमंडल में जब एक या एक से अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है, साथ ही साथ क्या हो गया? तो जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो जाती है, तो वह हम लोग का वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं इसको देखते हैं हम लोग। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या होगा? जीवाश्म ईंधन, जैसे कि हम लोग कोयला का यूज करते हैं या फिर पेट्रोल का यूज करते हैं, ये सब का अपूर्ण दहन
जिससे क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग तथा ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम लोग मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब का अपूर्ण तरीके से हम लोग दहन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जिससे कि घर में अगर हम लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं या फिर अगर गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हम लोग मुख्य रूप से पेट्रोल का या फिर डीजल का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि कहीं ना कहीं प्रदूषक के रूप में कार्य करता है और वायु की जो गुणवत्ता है उसको कहीं ना कहीं ह्रास करता है। परिणाम क्या होता है कि वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया है, तो जो हम लोग घर में जो एसी लगाते हैं, रेफ्रिजरेटर सब में भी पहले हम लोग का क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता था, जो अग्निशामक होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओजोन परत जो है, वो ओजोन परत जो समताप मंडल में है, तो ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण जो है तो डायरेक्ट आती है और हम लोग के शरीर में नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता है, और ये क्या करता है कि वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से योगदान देता है, जिसकी वजह से हम लोग को श्वसन संबंधित समस्या या फिर अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगती है। इसके बाद हम लोग का सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सल्फर युक्त कोयले के अपूर्ण दहन, अयस्क प्रागलन तथा तेल रिफाइनरी से होता है। तो जब हम लोग सल्फर युक्त कोयला को जलाते हैं या फिर हम लोग अयस्क प्रागलन करते हैं या फिर तेल रिफाइनरी होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, SO2 निकलता है। और ये SO2 क्या करता है, तो ये वायु प्रदूषण में मुख्य सहायक की भूमिका में रहता है, क्योंकि जो SO2 है ये क्या है, एक रासायनिक यौगिक है जो कि जलने वाले जीवाश्म ईंधन हो गया, जैसे कि कोयला हो गया और तेल से निकलता है। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम लोग का एसिड वर्षा होता है, एसिड रेन होता है। और इसमें क्या होता है कि जो SO2 है, SO2 जो है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो एसिड वर्षा का कारण बनता है। ये हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिड रेन वाला या फिर ग्रीन हाउस गैस वाला। फिर क्या होता है कि ये वायु की गुणवत्ता में भी कमी कर देता है, जिससे कि क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती है या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हम लोग को देखने को मिलता है। पौधे, जानवर, ये सबको भी इससे नुकसान पड़ता है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के ऑटोमोबाइल ईंधन के ईंधन में जलने पर होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड जैसा ही परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर अब मीथेन हो गया, कोयले की खानों हो गया, आर्द्र भूमि हो गया, धान के खेत हो गया तथा जानवरों की जुगाली के दौरान उत्सर्जित होती है। तो जो मीथेन गैस है वो कोयला के खान से हो गया, या फिर जो आर्द्र भूमि होता है, फिर धान का खेत हो गया, या फिर जो जानवर की जो जुगाली होती है उसके माध्यम से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और इसी मीथेन की वजह से क्या होता है, हम लोग का ग्रीन हाउस गैस होता है, जो कि वायु प्रदूषण में योगदान देता है। तो ये सब हो गया, कारण हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु में प्रदूषण देखने को मिलता है, या फिर हम लोग इसको स्रोत भी बोल सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब हम लोग का आगे आता है वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो वायु प्रदूषण से क्या होगा, मनुष्य के श्वसन तंत्र की बीमारियाँ, जैसे कि दमा हो गया, ब्रांकाइटिस हो गया, आँखों में जलन हो गया, बच्चों में सांस की तकलीफ हो गई, तो ये सभी समस्याएं वायु प्रदूषण की वजह से उत्पन्न होता है। फिर आगे है क्या कि पर्यावरण में सीसा का उत्सर्जन यानी लेड का उत्सर्जन गैसोलीन तथा कीटनाशकों से होता है, जो कि मस्तिष्क और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटाती है। और फ्लाई एश की बढ़ती सांद्रता आँख, नाक में जलन, दमा तथा फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ाती है। तो फ्लाई एश जो होता है वो क्या होता है कि कोयले को जलाने से बनने वाला एक महीन पाउडर होता है, और चूँकि वो बहुत महीन होता है जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है, इसीलिए उसको हम लोग फ्लाई एश या फिर उड़न राख भी बोलते हैं। ये इतना पतला होता है कि वो हम लोग के आँख में या फिर नाक में घुस जाता है, और या फिर दमा इससे हो सकता है, फिर फेफड़े का कैंसर जैसी समस्याएं भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का वायु प्रदूषण के प्रभाव हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वायु प्रदूषण को आखिर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण स्थानिक समस्या ना होकर, यानी किसी एक स्थान विषय का समस्या ना होकर क्या हो गया, सार्वजनिक समस्या हो गया है। फिर भी वायु प्रदूषण को कम करने या फिर उसे नियंत्रित करने के लिए जन जन की भागीदारी आवश्यक है। इसके हेतु कर्तव्य बोध आवश्यक है। जहां बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हो रहा है उसके लिए स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार नियंत्रण के उपाय प्रयुक्त करने होंगे। यानी कि जो वायु प्रदूषण है वो अब एक स्थानिक समस्या नहीं रह गया, बल्कि ये सार्वजनिक समस्या बन चुका है। तो ऐसे स्थिति में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। प्लस जहाँ पे बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हो रहा है वैसे स्थानों पर परिस्थिति के अनुसार नियंत्रण करने के उपाय हम लोग को करना चाहिए, जिससे कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके।
क्योंकि बहुत सारे उद्योग हैं जो कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। अतः ये इन उद्योगों में सुधार, उन्नत प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जानी चाहिए, जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो सके। और यही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र के चारों ओर हरे वृक्ष लगाए जाने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम हो, चिमनियों को ऊंचा बनाया जाना चाहिए। तो हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग देखे थे क्या कि भारत में जो है वो अभी भी बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जहाँ पर पुराने तकनीकों का ही प्रयोग किया जा रहा है। इसके पीछे का मुख्य वजह क्या था? तो भारत के पास उतना धन आर्थिक संपदा उतनी है नहीं, या फिर इनके पास टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है कि वे नए नए तकनीकों का प्रयोग करेंगे। परिणाम क्या होता है कि जो पुरानी तकनीक होती है उनके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषक तत्व भी निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वायु प्रदूषण को रोकना है तो कहीं ना कहीं हम लोग को उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वायु प्रदूषण कम हो सके। इसके साथ ही साथ जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके चारों तरफ पेड़ पौधा भी हम लोग को लगाना चाहिए। प्लस जो उद्योग से जो धुआं निकलता है उसको चिमनी के माध्यम से हम लोग को ऊपर निकालना होगा, ताकि वायु प्रदूषण जो होगा वो हम लोग का कम हो सकेगा। फिर क्या आगे, वाहनों से निकलने वाले धुएं में गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है। चूँकि पेट्रोल तथा डीजल से विविध वाहन चलते हैं और इनसे उत्पन्न धुएं में लेड की प्रचुर मात्रा रहती है, जो श्वास के द्वारा मानव शरीर में जाकर विषैला प्रभाव डालता है। अतः ऐसा पेट्रोल प्रयुक्त किया जाए जिससे लेड उत्पन्न ना हो। इसी तरह पेट्रोल के बजाय CNG का इस्तेमाल करने से पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलेगा। वाहन द्वारा विसर्जित धुएं में प्रदूषण स्तर नियमित जाँच आवश्यक। तो वाहन जो हम लोग चलाते हैं उसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल या फिर डीजल का यूज करते हैं। लेकिन इस पेट्रोल और डीजल की वजह से क्या होता है, लेड निकलता है हम लोग का। लेड की प्रचुर मात्रा जो होता है वो वायु में मिल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं, और उस सांस लेते तो उसके माध्यम से क्या होता है, जो लेड की जो मात्रा है वो हम लोग के शरीर के अंदर चल जाता है, जो कि हम लोग के शरीर में विषैला प्रभाव डालता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, CNG का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। प्लस क्या हो जाएगा कि जो गाड़ी हम लोग जो चला रहे हैं तो उसको समय समय पे जांच करना चाहिए, ताकि ये जो बाइक है या फिर जो भी गाड़ी है वो हम लोग का प्रदूषक तत्वों को रिलीज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसका निरंतर रूप से जांच करना चाहिए। तो अगर इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग अपनाते हैं तो निश्चित ही हम लोग वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का वायु प्रदूषण हो गया कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण का स्रोत क्या है, कारण क्या है। इसके अलावा हम लोग का हो गया वायु प्रदूषण को कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है, और एक वायु प्रदूषण का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये हो गया हम लोग का वायु प्रदूषण। अब आगे आता है हम लोग का जल प्रदूषण आता है। तो जल प्रदूषण क्या हो गया, तो जल में किसी प्रकार की अवांछनीय गैसीय, द्रव्य या ठोस पदार्थों का मिलना ही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जल की गुणवत्ता में जब अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, ये अवांछनीय परिवर्तन गैसीय हो सकता है, द्रव्य या फिर ठोस पदार्थ की वजह से हो सकता है, तो वही क्या कहलाता है हम लोग का जल प्रदूषण कहलाता है, वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। अगर WHO का माने तो इन्होंने क्या बताया कि जब प्राकृतिक अथवा अन्य स्रोतों से उपलब्ध अवांछित बाहरी पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाता है तथा यह विषाक्तता एक सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए हानिकारक होती है, इसे संक्रामक रोग का फैलाव बढ़ जाता है, तो इसे जल प्रदूषण कहा जाता है। यानी कि क्या होता है कि जब प्राकृतिक स्रोत या फिर किसी अन्य स्रोत से जो अवांछित पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसके कारण जो होता है वो क्या होता है, जल में शामिल हो जाते हैं। जो अवांछनीय पदार्थ होते हुए जल में शामिल हो जाते हैं, तो वही स्थिति क्या कहलाता है, जल प्रदूषण की स्थिति कहलाता है। इससे क्या होता है कि जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं वे मुख्य रूप से ऑक्सीजन, जो जल में जो उपलब्ध ऑक्सीजन उसका उपयोग करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल में रहने वाले जीव जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, उनके पास ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। परिणाम क्या होता है कि जल में रहने वाले जीवों की मृत्यु होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे संक्रामक रोग भी फैलने लगते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जल प्रदूषण कहते हैं। अब देखते हैं जल प्रदूषण के कारण क्या है और स्रोत क्या है। तो एक तो हो गया प्राकृतिक कारण हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, मानव जनित कारण हो जाएगा। तो प्राकृतिक कारक में क्या आ जाएगा, तो जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण निम्नलिखित हैं, जैसे कि ज्वालामुखी राख हो जाएगा, धूल हो जाएगा और अपक्षय आदि। जंगल में जैविक कचरा जैसे कि सूखी पत्तियाँ, मरे जीव जंतुओं के अवशेष आदि वर्षा द्वारा बहकर जलों में मिल जाते हैं। तो ज्वालामुखी राख हो गया या फिर धूल कण उड़ के आ जाता है या फिर कोई अपक्षय पदार्थ होगा, तो ये सभी आके क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा, जंगल होता है तो उसके जो पेड़ पत्ते होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वे सूखे गिर जाते हैं, या फिर जंगल में बहुत सारे जीव जंतु की मृत्यु होती है तो उनका अवशेष भी क्या होता है, बरसात के दिन में पानी के साथ बहकर आके जलाशयों में मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जल प्रदूषण के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये तो हो गया उनका प्राकृतिक कारण। लेकिन इसके अलावा मानव जनित कारण बहुत भयंकर रूप से है। तो मानव जनित कारण में क्या हो जाएगा,
तो मानव का जो क्रियाकलाप हो रहा है जिसके कारण भी क्या हो रहा है, जल प्रदूषण काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है। जैसे कि क्या हो रहा है, हम लोग घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को कुछ नहीं करते हैं तो जाके तालाब में या फिर नदी में फेंक देते हैं। और अगर हम लोग घर में पूजा भी करते हैं तो पूजा का जो सामग्री होता है, पत्ता फूल, ये सबको हम क्या करते हैं, उठाते हैं और जाकर तालाब में ही फेंक देते हैं। तो क्या होगा, उससे जल प्रदूषण ही होगा। औद्योगिक अपशिष्ट, जो औद्योगिक क्षेत्र है वे सब मैक्सिमम उद्योग जो होता है वो क्या होता है, नदी के किनारे होता है और सारा कचरा अपना नदी में बहा देता है। परिणाम क्या होता है कि नदी पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। या फिर कृषि कार्य हम लोग करते हैं तो कृषि कार्य में मुख्य रूप से अब क्या हो गया है, हरित क्रांति के बाद क्या हो गया कि हम लोग मुख्य रूप से उर्वरक का प्रयोग बहुत ज़्यादा किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि सभी उर्वरक जो होता है वो बहकर कहीं ना कहीं नदी या फिर जलाशयों में जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ जल को वो प्रदूषित करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करने लगे, वर्तमान में हम लोग जैविक खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं। या फिर हम लोग का जो नाभिकीय अपशिष्ट हो गया और तेल रिसाव हो गया, बहुत बार देखा जाता है कि जो जल क्षेत्र होता है वो समय तेल रिसाव की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जल प्रदूषण देखने को मिलता है। तो ये सभी हम लोग का मानव जनित कारक के अंतर्गत आ गया। तो प्राकृतिक कारक हो गया और मानव जनित कारक। प्राकृतिक कारक में हम लोग का हो गया ज्वालामुखी राख हो गया, या फिर जंगल में पेड़ पौधा का पत्ती हो गया, या फिर जो जीव जंतु मरते हैं वो सब आ जाते हैं हम लोग का प्राकृतिक कारक में। जबकि मानव जनित कारक में घरेलू अपशिष्ट हो जाएगा, ठोस कचरा हो जाएगा, औद्योगिक अपशिष्ट हो जाएगा, कृषि कार्य में के कारण जो भी कीटनाशक का यूज करते हैं तो उनसे संबंधित जो भी समस्या उत्पन्न होती है वो सब हम लोग का मानव जनित कारक के अंतर्गत शामिल किया गया। अब है जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो जल प्रदूषण के कारण होने वाले वायरस जनित रोग जैसे कि पीलिया है, जबकि हेपेटाइटिस, टाइफाइड, हैजा, दस्त, पेचिस आदि जीवाणु जनित रोग है। तो जल प्रदूषण के वजह से क्या होता है, हम लोग का वायरस जनित रोग होता है, एक पीलिया होता है। जबकि जीवाणु जनित रोग में आ जाता है हम लोग का हेपेटाइटिस आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है, गंदा पानी की वजह से ये सारी चीज़ होता है, हैजा हो जाता है, या फिर दस्त हो जाता है, पेचिस हो जाता है। तो ये सभी खास तौर पर देखने को मिलता है। खास करके जो गर्मी का दिन आता है तो उसमें पानी का लेयर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर जो कुआं का पानी पीता है और अगर पानी का लेयर कम रहता है तो ऐसी स्थिति में गंदा पानी पीने की वजह से उसको मुख्य रूप से टाइफाइड की जो बीमारी है वो देखने को मिलता है। लेकिन उसको नॉर्मली आदमी लोग बुखार समझ के उसको नेगलेक्ट कर देता है। तो इसके अतिरिक्त मिनी माता हो गया, इटाई हो गया। तो ये ध्यान रखना कि मिनी माता जो है तो पारा की वजह से होता है, इटाई जो हो गया वो कैडमियम की वजह से होता है। इसके अलावा केकाल फ्लोरोसिस ये हो गया हम लोग का फ्लोराइड हो गया। फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है, ब्लैक फूड आर्सेनिक की वजह से होता है। तो ये सब याद रखना है। तो क्या हो गया हम लोग का जो मिनी माता हो गया, तो मिनी माता पारा की वजह से होता है। या फिर इटाई तो कैडमियम हो गया। केकाल फ्लोरोसिस ये हो गया फ्लोराइड की वजह से। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये हो जाएगा हम लोग का नाइट्रेट की वजह से हो जाएगा। ब्लैक फूड जो है वो हम लोग का आर्सेनिक की वजह से होता है। तो ये सभी रोग कहीं ना कहीं जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप ही होता है। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण का व्यापक नकारात्मक प्रभाव जलीय जीवों पर भी पड़ता है, जिससे कि व्यापक मात्रा में मछलियों का मरना, परवाल का मृत प्राय होना आदि। तो अगर मछली मरते हैं तो इसके वजह से इस पर निर्भर रहने वाले बहुत सारे लोगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जल प्रदूषण के प्रभाव में क्या हो गया, तो वायरस जनित रोग होता है जिसमें पीलिया आ गया हम लोग का, जीवाणु जनित रोग जिसमें हैजा आ गया, इसके बाद हम लोग का हेपेटाइटिस आ गया, टाइफाइड आ गया, दस्त आ गया, पेचिस आ गया। तो ये सब हो गया हम लोग का जीवाणु जनित रोग हो गया। इसके अलावे भी अन्य रोग होता है जैसे कि पारा की वजह से मिनी माता हो गया हम लोग का, कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो गया, या फिर फ्लोराइड की वजह से हम लोग का केकाल फ्लोरोसिस हो गया, और नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, और आर्सेनिक की वजह से हम लोग का ब्लैक फूड जैसे रोग भी देखने को मिलते हैं। अब जल प्रदूषण का निवारण किस प्रकार से हो सकता है या फिर जल प्रदूषण को कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है उसको हम लोग देखते हैं। तो जल प्रदूषण के लिए मुख्यतः मल, जल तथा औद्योगिक बहिस्राव जिम्मेदार हैं। हमारे देश में जल प्रदूषण का सबसे प्रभावी कारण क्या है, तो बड़ी बड़ी बस्तियों से निकलने वाला मल जल है, जिसे बिना किसी उपचार के चोरी छुपके नदियों, झीलों एवं समुद्र में बहा दिया जाता है, जिससे घोर प्रदूषण उत्पन्न होता है। देश में अनुमानतः 3000 उद्योग हैं। ये अपने अपशिष्टों का अधिकांश भाग बिना उपचार के ही नदियों या समुद्र में डाल देते हैं। तो सबसे ख़राब चीज़ क्या है कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो इनका मल होता है वो उनको डायरेक्टली नदी नालों में बहा देते हैं, जो कि नदी या फिर जल को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हम लोग के देश में बहुत सारे उद्योग हैं, उन उद्योग और वे उद्योग भी क्या करते हैं, उनके उद्योग में जो अपशिष्ट कचरा होता है उनको वे बिना उपचार किए ही उसको डायरेक्ट नदी में या फिर समुद्र में बहा देते हैं। परिणाम क्या होता है कि जल प्रदूषण होता है या फिर समुद्र रहने वाले जीवों के जीवन में क्षति पहुंचती है। उसी जल का यूज हम लोग करते हैं तो हम लोग को भी कहीं ना कहीं उससे नुकसान होता है। फिर आगे है जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु जो भी अधिनियम बनते हैं इनको लागू करने के विस्तृत निगरानी तथा मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।
मॉनिटर का अर्थ है समय समय पर जल के मानकों के लिए परीक्षण करना, और यह अत्यंत आवश्यक है। मतलब क्या होगा कि जल को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अधिनियम तो बने हैं, प्लस जल को मॉनिटरिंग करना है, यानी कि समय समय पर जल के मानकों का परीक्षण करना है कि इसमें जो भी जल के मानक है वो अभी अच्छा है या नहीं है। लेकिन ये अधिनियम कहीं ना कहीं सही तरीके से हम लोग का लागू ही नहीं हो पाता है। परिणाम क्या होता है कि जल प्रदूषण बना रहता है। शहरों के उद्योग, कृषि कार्यों से निकलने वाले अपशिष्टों की ही तरह यदि मल जल का खेतों की सिंचाई करके, गंदे तालाब में मछली पालन करने या जलकुंभी जैसे खरपतवार उगाने से जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जलकुंभी में भारी धातुओं को जल से शोषित करके अपने में सिंचित करने के अपार क्षमता है। यानी कि शहर के उद्योग हो गया, या फिर जो कृषि कार्य से निकलने वाले अपशिष्ट हो गया, या फिर मल जल हो गया, तो इनको हम लोग खेतों में सिंचाई करने हो गया, या फिर गंदा तालाब है तो वहाँ पे मछली पालन करने हो गया, या फिर जलकुंभी जिसके पास क्या होता है, जलकुंभी जो होता है वो जो भारी भारी धातु होते हैं उनको अवशोषित करने का एक कैपेसिटी होता है। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से अगर हम लोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में जल प्रदूषण को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का जल प्रदूषण को कंट्रोल करने का उपाय हो गया। ये जल प्रदूषण का प्रभाव हो गया, और हम लोग देख लिए कि जल प्रदूषण के कारण क्या है प्लस जल प्रदूषण क्या है। अब आगे आता है हम लोग का ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण क्या हो जाएगा, तो कोई भी ऐसा शोर जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप गाना सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वही अगर कोई आपके पास चिल्लाएगा तो वही क्या हो जाएगा, आपको ख़राब लगेगा, तो वही क्या कहलाएगा, ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। यानी कि एक सीमा के अंतर्गत अगर आप किसी भी साउंड को सुनते हैं तो सही रहता है, लेकिन इसे एक सीमा के बाद जब उसको सुनते हैं तो वही क्या कहलाता है, हम लोग का ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो एक सीमा से अधिक ध्वनि मानव तथा अन्य जीवों के लिए घातक हो जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितना, 50 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुनना उपयुक्त एवं सामान्य होता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर कही जाती है। तो ये ध्यान रखना है। ध्वनि प्रदूषण क्या हो गया, तो जब एक सीमा से अधिक ध्वनि मानव या फिर अन्य जीव के लिए हानिकारक होती है, घातक होती है, तो वही क्या कहलाता है, हम लोग का ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अगर हम लोग 50 डेसिबल तक की ध्वनि को अगर सुनते हैं तो वो उपयुक्त है, लेकिन इससे ज़्यादा सुनेंगे तो वो दिक्कत करेगा। जैसे कि 80 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि होगा तो उसको शोर कहा जाता है। अब है कि हरे पौधे में उच्च ध्वनि तरंग को अवशोषित करने की क्षमता होती है, अतः इन्हें ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हरी पट्टिकाओं के रूप में लगाया जाता है, जिसको हम लोग ग्रीन मफलर भी बोलते हैं। स्रोत क्या है इसका, तो कुछ प्राकृतिक स्रोत है और कुछ मानवीय स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत में क्या हो जाएगा, तो जैसे कि बरसात के समय में जो बादल, बिजली कड़कता है या फिर बिजली गिरना, तो यही सब की वजह से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण आता है। तो कुछ कारण हो गया। इसके अलावा मानव जनित कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि क्या हो गया, बहुत सारे उद्योग जो कि चलते हैं उसकी वजह से बहुत सारा आवाज़ आता है। वाहनों की हॉर्न हो गया, और हॉर्न भी आजकल भयंकर हॉर्न लगा लिया जाता है एक आध बाइक में, तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। या फिर सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर, ये तो बोलना ही नहीं होगा, आजकल तो लाउड स्पीकर ट्रेंड में हो गया कि कोई भी पूजा पाठ है डीजे लाना ही लाना है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये हो गया हम लोग का मानव जनित कारण हो गया, और ये हो गया हम लोग का प्राकृतिक कारण, जिसमें कि बादलों का कड़कना हो गया या फिर बिजली गिरना आ जाता है। प्रभाव क्या होगा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव, तो अत्यधिक शोर का सबसे प्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव क्या है, तो कानों पर पड़ता है, और हम लोग बहरा हो सकते हैं, श्रवण शक्ति हम लोग का अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। अगर डीजे के सामने आप रहिएगा 2-4 मिनट, तो घर जब आइएगा तो आपको लगेगा कि आपको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, और एक आवाज़ अलग सा आवाज़ सुनाई देता है, पतला सा। तो अगर बहुत ज़्यादा आप शोर शराबा में है तो जिसकी वजह से कानों पर हम लोग का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से श्रवण शक्ति जो होता है वो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से हम लोग का खत्म हो सकता है, जिसे प्रायः अस्थायी दहलीज परिवर्तन कहते हैं। इससे ग्रस्त व्यक्ति मामूली ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ माह बाद श्रवण शक्ति आमतौर पर वापस आ जाता है, यानी कि अस्थायी तौर पर हम लोग का सुनने की शक्ति जाती है। अब क्या है कि काम के दौरान 95 डेसिबल की ध्वनि के संपर्क में आने वाले लगभग 50% व्यक्ति अस्थायी बहरेपन के शिकार होते हैं, और 105 से 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के कानों के पर्दे को फाड़ सकती है। तो क्या हो गया, 50 डेसिबल की अगर बात करेंगे तो 50 डेसिबल का ध्वनि हम लोग के लिए सही है। अगर हम लोग 50 डेसिबल तक का अगर ध्वनि सुनते हैं तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा सुनते हैं तो वो हम लोग को क्या करेगा, दिक्कत करेगा। 95 डेसिबल का अगर ध्वनि 95 डेसिबल तक का अगर ध्वनि के संपर्क में हम लोग आते हैं तो इसमें क्या होता है, लगभग 50% तक का व्यक्ति 50% व्यक्ति क्या होता है, अस्थायी तरीके से बहरा हो जाता है। और अगर 95 से हम लोग 105 से 150 डेसिबल के बीच में अगर हम लोग रहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग का कान का पर्दा भी फट सकता है। अब क्या है कि शोर के कारण क्या होता है, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिंता हो जाता है, तनाव हो जाता है, तो ये सभी भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होते हैं। ध्यान केंद्रित करने की असमर्थता तथा मानसिक थकान आदि शोर के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी
प्रभाव है। और ज़्यादा शोर में रहते हैं तो नींद भी उड़ जाता है और हम लोग का नींद भी नहीं आता है, तनाव में हम लोग रहते हैं। फिर आगे है उच्च ध्वनि से मानव में आवर्धित एड्रेनलिन स्तर, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट का अल्सर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, अधिक आक्रामक व्यवहार तथा अन्य मनोवैज्ञानिक दोष भी पैदा हो जाते हैं। यानी कि ध्वनि ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा अगर ध्वनि में हम लोग रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हम लोग को देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, हम लोग का पेट में समस्या होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि चिड़चिड़ापन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। या फिर मोबाइल यूज करने के बाद सडनली हम लोग को नींद नहीं आता है तो अनिद्रा जैसी समस्याएं भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ जो हो गया ये हम लोग का मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के रूप में शामिल किया गया। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग को नॉइज़ कैंसलेशन इंस्ट्रूमेंट का यूज करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि जो एक्स्ट्रा शोर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सड़कों के पास बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। तीव्र ध्वनि क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट यानी कि पौधे एवं वृक्षों को लगाकर ग्रीन बेल्ट का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, जो कि ध्वनि को काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे। ध्वनि ग्रहण करने वाले व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम लोग ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग का ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव, ये वो सब। अब आता है हम लोग का मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण में क्या है? तो वैसे देखा जाए तो मृदा या मिट्टी निर्जीव नहीं है, उसमें असंख्यक सूक्ष्मजीव निवास करते हैं जो बहुत सारे अपशिष्टों का अपघटन करके प्रदूषण की मात्रा में कमी लाते हैं। किंतु इन सूक्ष्मजीवों की अपनी एक सीमा है, इस सीमा के उल्लंघन होने पर वे कार्य करना बंद कर देते हैं और मृदा सचमुच रुग्ण बनने लगती है। मृदा की इसी रुग्ण स्थिति को मृदा प्रदूषण की संज्ञा प्रदान की जाती है। मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण जिससे प्रभाव पड़े मृदा या भूमि प्रदूषण कहलाता है। यानी कि क्या हो गया, मिट्टी या फिर मृदा, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कहीं ना कहीं जैसे कि पेड़ का पत्ता गिर रहा है या फिर किसी जीव जंतु की अगर मृत्यु हो रही है तो उनका अपघटन करता है। और इसको हम लोग पारिस्थितिकी वाले चैप्टर में देखे भी थे कि किस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पत्ता हो गया या फिर जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको किस प्रकार से अपघटन करके उसको मिट्टी मिला के ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा देते हैं, खनिज पदार्थ की मात्रा को मिट्टी में बढ़ा देते हैं। तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करके प्रदूषण की मात्रा को कम करते हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, इनका भी एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद ये सूक्ष्म जीव भी काम करना बंद कर देते हैं या फिर वो लोग मर जाते हैं। तो वही स्थिति क्या कहलाता है, हम लोग का मृदा प्रदूषण की स्थिति कहलाता है। यानी कि जब मिट्टी में भौतिक या रासायनिक या फिर जैविक गुणों के प्रभाव की वजह से मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर मिट्टी का जो भौतिक गुण है उसमें हानि होता है, तो वही स्थिति क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण कहलाता है। अब मृदा प्रदूषण का प्रदूषक क्या हो जाएगा, तो कृषि स्रोत तो हो जाएगा। इसमें आता है क्या, तो यद्यपि कृषि का आधार क्या है, मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी जितना अच्छा होगा कृषि भी हम लोग को उतना अच्छा होगा। किंतु कृषि कार्यों में बचे खुचे अंश, जिसको हम लोग कृषि अपशिष्ट बोलते हैं, ही मिट्टी के प्रदूषण के कारण बन सकते हैं। खलिहानों का व्यर्थ पदार्थ, फसलों के डंठल, पुआल आदि अंततः प्रदूषक बन सकते हैं। यानी कि कृषि कार्य होने के बाद बहुत सारे डंठल, कूड़ा कचरा ये सारा रह जाता है, तो अगर उनका अपघटन हो गया तो फिर तो वो मिट्टी के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर उनका अपघटन नहीं हो रहा है तो ऐसे स्थिति में वे कहीं ना कहीं मृदा प्रदूषक के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। इसी तरह क्या होता है कि भूमि में डाले जाने वाले, फसलों पर छिड़के जाने वाले पेस्टिसाइड्स जैसे कि कीटनाशक हो गया, कवकनाशी हो गया, फिर शाकनाशी हो जाएगा, की अधिक मात्रा प्रयुक्त होने पर ही मृदा प्रदूषण उत्पन्न हो जाती है। यानी कि क्या हो गया कि हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, परिणाम क्या होता है कि जो मिट्टी होता है वो धीरे धीरे उर्वरक उसकी कम हो जाती है, तो वो भी क्या होता है, मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। कृषि से संबंधित कुछ समुचित क्रियाओं से यथा खेती की अत्यधिक जुताई या झूम प्रथा से मृदा क्षरण की संभावना बढ़ती है। रासायनिक उर्वरक की अधिक मात्रा तथा उनका लगातार प्रयोग करने से अथवा प्रदूषित जल, मल जल या खारे पानी से खेतों की निरंतर सिंचाई करने से भी मृदा प्रदूषित हो सकती है। तो ये सब तो हम लोग का क्या था, कृषि स्रोत हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। अब आगे अकृषि स्रोत क्या हो जाएगा, तो जैसे कि शहरीकरण हो रहा है, प्रौद्योगिकी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जनसंख्या भी हम लोग का भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति अधिक अपशिष्ट उत्पादन भी हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, रहन सहन के बदले तरीके के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण अकृषि स्रोत है जिससे मृदा प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो उनके खान पान या फिर उनके जीवन में जो अपशिष्ट उत्पादन होगा उनकी संख्या भी
बढ़ रही है, प्रौद्योगिकी हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं, जिनमें से क्या हो गया, अकार्बनिक विषैले यौगिक आ जाते हैं, कार्बनिक विषैले यौगिक आते हैं, या फिर कार्बनिक कीटनाशक हो गया, शाकनाशी हो जाएगा और कवकनाशी हो जाएगा। इसके अलावा जो मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सब को क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। इससे हम लोग क्या होता है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं, तो वे भी कहीं ना कहीं मिट्टी को प्रदूषित करने के कार्य करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी कारक आएंगे जो कि मिट्टी को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से प्रदूषित करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मृदा प्रदूषण किस प्रकार से होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा, कृषि पर पड़ेगा, और कृषि पर पड़ेगा यानी कि जनसंख्या पर पड़ेगा। तो मृदा प्रदूषण का प्रभाव स्वयं मिट्टी पर तो पड़ता ही है, उससे मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलों और अन्य उगने वाली वनस्पतियों, मिट्टी में रहने वाले तथा वनस्पतियों पर जीवन निर्वाह करने वाले जीव जंतुओं तथा मनुष्य पर भी पड़ता है। तो मृदा प्रदूषण हो रहा है तो हम लोग का कृषि ठीक से नहीं होगा, कृषि ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा, इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान्न नहीं मिलेगा, खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो सब आबादी क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मिट्टी अगर प्रदूषित होगा तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, वे सूक्ष्म जीव भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब है प्रदूषण के फलस्वरूप मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ सकता है। मिट्टी की भौतिक दशा बिगड़ने से मृदा संरचना में परिवर्तन आता है, मिट्टी की वातन क्रिया प्रभावित होती है जिससे सूक्ष्म जीवों का ह्रास होता है, मृदा में रासायनिक तत्वों के संचय से फसलें प्रभावित होती है। यही नहीं, जल का प्रदूषण भी बढ़ता है। तो जल प्रदूषण में भी हम लोग देखे थे बोला कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके उपयोग की वजह से जल प्रदूषण भी होता है। अब है आगे, अधिक कीटनाशकों के प्रयोग से अनेक उपयोगी सूक्ष्मजीव नष्ट हो सकते हैं। जैसे कि पहले केचुआ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि पहले उतना ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो गया, उर्वरक का प्रयोग इतना होने लगा है कि हम लोग का जो बाड़ी भूमि होता है उसमें हम लोग का केचुआ नज़र ही नहीं आता है। हालांकि झारखंड में बहुत कम मात्रा में उर्वरक का यूज हो रहा है। इसके पीछे का वजह हो सकता है क्या, एक तो झारखंड में उर्वरक की पहुंच नहीं हो रही है, दूसरा झारखंड के किसान जो वो लगभग गरीब है, जिसकी वजह से झारखंड में मुख्य रूप से उर्वरक ये सब का उतना प्रयोग नहीं हो रहा जितना कि अन्य राज्यों में हो रहा है। तो अधिक कीटनाशक के प्रयोग से भी क्या होता है, अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो सकते हैं, जिससे कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन प्रभावित हो सकता है, नाइट्रेट का बनना रुक सकता है। परिणाम स्वरूप हम लोग का मिट्टी जो होगा वो उर्वरक नहीं होगा। कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी में केंचुए की संख्या भी घट जाती है और मिट्टी अपरदन के फलस्वरूप पोषक तत्वों का ह्रास होने से वनस्पतियाँ ठीक से वृद्धि नहीं कर पाती है। तो ये सभी चीज़ हो जाएगा हम लोग का मृदा प्रदूषण के प्रभाव। अब इसको है कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहला भूमि अपरदन रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। भूमि के कटाव या फिर बहाना हितकर नहीं होता है, क्योंककि भूमि अगर कट जाता है, बह जाता है, तो इसकी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बहकर चला जाता है। तो इसके लिए हम लोग सेक्शन ई में हम लोग पढ़े भी थे कि मृदा के कटाव को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग देखे थे कि ड्रेंच बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो उपजाऊ मिट्टी होता है वो बहकर अगर आता भी है तो एक गड्ढे में स्टोर हो जाता है, फिर बाद में उसको हम लोग फिर से छिड़काव कर देते हैं। तो उस प्रकार से हम लोग मिट्टी के बहाव को रोकते हैं। या फिर पेड़ लगा सकते हैं हम लोग। भूमि को खोदकर ईंट बनाना, ईंट का भट्टा लगाना एक प्रकार के से मिट्टी का सौदा है और यह भूमि का दोहन है। अतः कृषि योग्य भूमि का उपयोग ईंट भट्टों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन पैसे की कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कृषि योग्य भूमि पर ही ईंट बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी भी कृषि योग्य नहीं रह जाती है। बाह्य वायु प्रदूषण के फलस्वरूप मृदा के भीतर की वायु भी प्रदूषित हो जाती है। अतः वायु प्रदूषण कम करने के उपाय किए जाएँ। फिर उद्योगों को चाहिए कि चिमनी से निकलने वाले धूल कणों को एकत्र करके उसका सदुपयोग करें, उसे मिट्टी में एकत्र ना होने दें। जो कूड़ा करकट है, जो कचरा है, उसको जलाकर हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर उसे मिट्टी में गाड़ कर कंपोस्ट खाद की तैयारी कर सकते हैं। हम लोग देखे भी थे बायोमास एनर्जी, जहाँ पे कूड़ा करकट जो था उसको सूखा कर जला दिया जाता था। उससे जलने के परिणाम से जो पानी होता था वो हीट होता था। उस पानी से एक और यंत्र होता था जो कि उसको क्या करता था, वाष्प में कन्वर्ट करता था। फिर वो वाष्प क्या करता, टरबाइन को घुमाता और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग बिजली का निर्माण कर सकते थे। या फिर इसी कूड़ा कचरा को हम लोग क्या करते थे, गड्ढा खोद के उसमें डाल सकते हैं, मिट्टी से ढक देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो कम खाद में तैयार हो जाएगा। जितने भी अपघटन होने रहेंगे वो हो जाएगा। गोबर तथा कृषि अवशिष्टों को खाद बनाकर ही मिट्टी में डाला जाना चाहिए। कचरे में ढेर से बायोगैस भी बनाई जा सकती है, जिसका उपयोग रोशनी करने, खाना पकाने आदि में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग कचरा को भी यूज कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग का मल जल। तो मल जल से खेतों में तभी सींचा जाए जब उसमें BOD तथा अन्य गुण ज्ञात हो, अन्यथा मिट्टी की भौतिक दशा बिगड़ सकती है। क्षारीय या अम्लीय मृदा में सुधार कर डालकर उन्हें उर्वरक बनाया जाए। मिट्टियों में प्रदूषण प्रतिरोधी वनस्पतियाँ,
विविध वृक्ष या फिर फसल उगाया जाना चाहिए जो कि उसके प्रदूषण को कम करेगा। उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग कम से कम होगा, इसके स्थान पर हम लोग जैविक खेती करना शुरू किए हैं। औद्योगिक मलबे का जो हम लोग डायरेक्ट देते मिट्टी में डाल देते हैं तो उसका उपचार करने के बाद ही मिट्टी में डालना जाए, जिससे कि मिट्टी को भी नुकसान ना पहुँचेगा। प्लास्टिक सबसे चौपट चीज़ है, ये वाला सबसे ज़्यादा खराबी यही करता है। तो प्लास्टिक विघटनीय पदार्थ है अतः इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग मृदा के प्रदूषण को भी हम लोग रोक सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मृदा प्रदूषण। अब आता है हम लोग का ठोस अपशिष्ट, ये हम लोग का ठोस कचरा प्रबंधन। तो इसी को देखते हैं, और ये हम लोग का 6th JPSC में पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन क्या है, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव व नियंत्रण के उपाय लिखे, जो कि 6th JPSC में पूछा गया है। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस अपशिष्ट कचरा क्या है। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि आपके घर में निकलता है, जिसको आप नगर निगम को आप दे देते हैं, फेंक देते हैं नगर निगम के पास। जैसे कि क्या हो गया, आपको सब्जी लाते हैं तो उसका जो छिलका हो गया, या फिर किसी चीज़ का डंठल हो गया, या फिर आपका घर का शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये सभी क्या होता है, ठोस अपशिष्ट कचरा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो गया। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या हो गया, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का संबंध अपशिष्ट पदार्थों के निकास से लेकर उसके उत्पादन व पुनः चक्रण द्वारा निपटान करने की देखरेख से है। अतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या हो गया, ठोस अपशिष्ट के उत्पादन का व्यवस्थित नियंत्रण, संग्रह, भंडारण, ढुलाई, निकास, पृथक्करण, प्रसंस्करण, उपचार, पुनः प्राप्ति और उसका निपटान करना। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मतलब क्या हो गया कि हम लोग के घर से जितना भी ठोस पदार्थ निकलते हैं जो कि कचरा के रूप में हम लोग फेंक देते हैं, नगर निगम को हम लोग दे देते हैं, तो वही सब क्या होता है, हम लोग का ठोस कचरा कहलाता है। तो इसका प्रबंधन करना है हम लोग का। तो प्रबंधन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग हो सकता है कि एक संग्रह करेंगे, उसका भंडारण करेंगे, उसको ढुलाई करेंगे, निकासी करेंगे, उसका प्रसंस्करण करेंगे, उसका उपचार करेंगे। अगर वो फिर से यूज होने लायक होगा, जैसे कि प्लास्टिक जो हम लोग घर से फेंकते हैं उसको फिर से यूज कर सकते हैं हम लोग, जो शीशा होता है उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ हम लोग करेंगे। तो यही हम लोग का कहलाता है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है, यानी कि जो ठोस कचरा है उसको किस प्रकार से हम लोग वापस प्रबंधन कर सकते हैं, वही कहलाएगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन शब्द सभी प्रकार के कचरे से संबंध रखता है, चाहे वह कच्चे माल की निकासी के दौरान उत्पन्न हुआ है, जैसे कि आप सब्जी वब्जी कुछ बनाते हैं तो उसकी वजह से जो छिलका होता है वो क्या होता है हम लोग का आता है अपशिष्ट प्रबंधन में। फिर कच्चे माल के मध्य और अंतिम उत्पाद के प्रसंस्करण के दौरान निकला हुआ हो, या मानव गतिविधि हो, जैसे कि नगरपालिका, आवासीय, संस्थागत व वाणिज्यिक, कृषि संबंधी कचरा हो जाएगा, और विशेष से संबंधित हो। तो अपशिष्ट प्रबंधन का अभिप्राय स्वास्थ्य, पर्यावरण या सौंदर्यात्मक पहलुओं पर कचरे के प्रभाव को कम करने का है। यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, तो जो हम लोग का घरेलू उत्पाद होता है जिसको कचरा के रूप में हम फेंक देते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, जिनका हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ जो आता है इनका जो प्रबंधन होता है, फिर से किस प्रकार से हम लोग इसका प्रबंधन कर पाएंगे, तो वही सब चीज़ हम लोग का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। इसकी वजह से क्या होता है, तो पर्यावरण हम लोग का स्वस्थ होता है, साथ ही साथ पर्यावरण में कचरे का प्रभाव जो होता है वो कम होता है। अब है अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रमुख कार्य क्या है। तो अपशिष्ट प्रबंधन क्या हो, कचरा का उत्पादन, कचरा को कम करना, फिर हम लोग कहा जाता है कचरे को हटाना है, कचरे की ढुलाई करना है, इसको शोध करना है, फिर इसको अगर पुनः यूज करने लायक होगा, जैसे कि हम लोग का प्लास्टिक हो जाएगा, या फिर जो शीशा सब होता है हम लोग के घर से, वो सब का हम फिर से यूज कर सकते हैं। भंडारण करना, संग्रह करना, ढुलाई करना, स्थानांतरण करना, इसका उपचार करना कि किस प्रकार से ये जो पॉल्यूशन, ये जो ठोस कचरा है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, वो पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा। और पर्यावरण महत्व क्या है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं। अब आता है आगे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यात्मक तत्व क्या है। तो अपशिष्ट उत्पादन, पहले क्या था हम लोग का अपशिष्ट उत्पादन आता है। तो अपशिष्ट उत्पादन में वे गतिविधियां शामिल है जिसमें सामग्रियों को ये मूल रूप में पहचाना जाता है और या तो बाहर फेंक दिया जाता है या निपटान के लिए एकत्रित किया जाता है। तो अपशिष्ट उत्पादन में क्या होता है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके मूल रूप का पहचान किया जाता है, अगर वो यूज करने लायक होगा तो उसको यूज किया जाएगा, और अगर फेंकने लायक होगा तो उसको वापस फेंक दिया जाएगा। एकत्रीकरण आता है, तो एकत्रीकरण के कार्यात्मक तत्व में न केवल ठोस अपशिष्ट और पुनर्नवीकरण योग्य सामग्री का एकत्रण शामिल है, बल्कि एकत्रण होने के बाद इन सामग्रियों का उस स्थान तक परिवहन भी शामिल है जहां एकत्रण वाहन को खाली कर दिया जाता है। यह स्थान एक सामग्री प्रसंस्करण सुविधा
एक स्थानांतरण स्टेशन या एक लैंडफिल निपटान स्थल हो सकता है। तो एकत्रीकरण के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तो इसमें सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थ आ जाएंगे, उनके पुनर्नवीकरण योग्य सामग्री, ये सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। यानी कि इसमें सभी पदार्थ तो आएंगे ही आएंगे, प्लस वे सभी आ जाएंगे जिनका हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, उन सभी का एकत्रीकरण की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि अगर जो पुनः यूज करने के योग्य होगा उनको यूज किया जाएगा, बाकी जो यूज करने के लायक नहीं होगा उसको किसी परिवहन के माध्यम से एक खाली जगह पर जाकर स्टोर कर दिया जाएगा। आगे हम लोग का पृथक्करण और प्रसंस्करण और ठोस कचरे का रूपांतरण। तो ठोस कचरे को स्रोत पर ही उनकी प्रकृति के अनुरूप अलग अलग श्रेणियों में पृथक करके विभिन्न निपटान स्थलों पर भेजा जाता है, जहां उनका आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में रूपांतरण किया जाता है। इस प्रक्रिया विशेष रूप से इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाता है कि अवशिष्ट पदार्थों के हानिकारक प्रभाव को न्यून किया जाए ताकि उसका अल्प अवधि में प्रभावी विघटन हो सके। तो पृथक्करण, प्रसंस्करण या ठोस कचरे का रूपांतरण में क्या हो जाएगा, तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि जो भी कचरा होता है उसको अलग अलग निपटान स्थलों में उस कचरे के अकॉर्डिंग उसको भेजा जाता है, जहाँ पर उसको आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान क्या रखा जाता है कि जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे उनके हानिकारक प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जा सकेगा, क्योंकि हानिकारक प्रभाव जो कम होगा उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो जल्द से जल्द वो कचरा जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कचरा होता है उसको हम लोग मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के मिट्टी के अंदर हम लोग डाल देते हैं, फिर ऊपर में मिट्टी डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर इसके ऊपर कचरा डालते हैं, फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो भी कचरा मिट्टी में घुलने लायक होगा, मिट्टी में गलने लायक होगा तो वो खत्म हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पर रहेगा तो उसको फिर से हम लोग बाद में ख़त्म करेंगे। अब आता है नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण। तो भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ है, तो तेज़ होने के साथ ही साथ शहर कस्बों से निकलने वाले ठोस एवं तरल कचरे की मात्रा में भी भारी वृद्धि हो गई है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के एक आकलन के अनुसार भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कचरे की मात्रा छोटे कस्बों में 100 ग्राम है, जबकि बड़े कस्बों में 500 ग्राम तक का देखा गया है। भारत में कचरे के बनने, संग्रहित करने तथा उसका निस्तारण करने के बारे में अधिकृत तौर पर कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। यद्यपि देश के प्रमुख शहरों में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कचरे की मात्रा में हुई वृद्धि शहरी जनसंख्या में हुई वृद्धि से कहीं अधिक है। तो एक तो बहुत सारा कस्बा हो गया जहाँ पर बहुत सारे कचरे निकलते हैं। तो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर उन्होंने क्या बताया कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर छोटे छोटे कचरा की बात करेंगे तो 100 ग्राम कचरा निकलता है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। वहीं बड़े बड़े शहरों की बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग आधा केजी वहाँ पे क्या होता है, अब हम लोग का अपशिष्ट कचरा निकलता है। हालांकि इससे संबंधित, इसके निपटारण से संबंधित कोई अभी आधिकारिक तौर पर कचरा नहीं है कि हम लोग कितना कचरा का निपटारा कर चुके हैं। इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है कचरा का बढ़ने का, तो जनसंख्या में काफ़ी तीव्र गति से भारत में वृद्धि हो रहा है। अब आगे हम लोग का नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट का प्रभाव। तो यहाँ पे हम लोग का यही पूछा गया है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन देख लिया। अब है नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है और इसको कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है। तो नगरीय तथा औद्योगिक अपशिष्ट का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आमतौर पर ठोस कचरे के निस्तारण हेतु शहरों के किनारे खाली पड़ी भूमि का राशि पतन की विधि ही अपनाई जाती है, जो कचरा निस्तारण की सर्वाधिक अस्वच्छ विधि है। तो नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट का प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसमें जो आमतौर पर जो ठोस कचरा होता है उसका निस्तारण करने के लिए शहर के किनारे जो खाली भूमि होता है वहाँ पे हम लोग एक विधि का प्रयोग करते हैं जिसको हम राशि पतन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको दबाकर उसकी मात्रा को कम किया जाता है, या फिर ठोस अपशिष्ट को बलों में दबाकर उसकी मात्रा को कम किया जाएगा, या फिर पाउडर में बदलकर उसकी मात्रा को कम किया जाएगा। उसको हम लोग जला देते हैं, उसके वजह से भी उसका मात्रा कम हो सकता है। या फिर हम लोग उस ठोस कचरा को क्या करते हैं, जैविक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि जो ठोस अपशिष्ट कचरा है उसकी मात्रा में कमी आती है। लेकिन इससे क्या होता है कि चूँकि हम लोग खुले जगह पर उस कचरा को हम लोग फेंक देते हैं, ये सारा क्रिया जो होता है वो खुले जगह पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे मक्खियाँ उत्पन्न हो जाती है, मच्छर हो जाता है, कॉकरोच, चूहा या फिर बहुत सारे कीट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए स्थानीय निकायों के समक्ष अपने कस्बों एवं शहरों की गलियों, सड़कों तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को उठाने, संग्रहित करने तथा उसका निस्तारण करने की समस्या अति गंभीर हो गया है। तो नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट का प्रभाव क्या बढ़ रहा है, क्योंकि इसको हम लोग किसी खाली जगह पर ले जा रहे हैं और वहाँ पे उसको हम लोग या तो जला दे रहे हैं, या तो पाउडर के रूप में उसको कर दे रहे हैं, या फिर उसको हम लोग मिट्टी में दबा दे रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि इससे बहुत सारा
अलग अलग प्रकार के कीट मकोड़ों का जन्म हो रहा है, जिसकी वजह से मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अब है कि नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। तो इस समस्या का स्थानीय तौर पर समाधान ठोस कचरे को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर देने में निहित है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के गोबर तथा कृषि फसलों के कचरे के एनएरोबिक द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विधि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अपनाई जा रही है। तथापि ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में कचरे की ऊर्जा एक नवीन अवधारणा है, जिसे कोई बहुत अधिक सफलता नहीं मिल सकी। दूसरी ओर मीडिया जगत और गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन खाली जगह पर कचरा डालने या कचरा के जलाने की विधि की आलोचना करते रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस, बीमारियां फैलने वाले कीड़े मकोड़े क्रमशः उत्सर्जित एवं पैदा होते हैं। तो नगरीय या फिर ठोस अवशिष्टों का नियंत्रण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। तो जो हम लोग नगर से या फिर जो औद्योगिक क्षेत्र से जो ठोस पदार्थ निकल रहा है, जो कि कचरा के रूप में हम लोग के पास आ रहा है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग ऊर्जा के रूप में यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, जला सकते हैं। उन कचरों को जलाने के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जलाने के माध्यम से जो पानी होगा उसको गर्म करेंगे, वाष्प बनाएंगे, टरबाइन घुमाएंगे और हम लोग बिजली बना सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस हम लोग ऊर्जा वाले चैप्टर में देख चुके हैं। तो अगर इस प्रकार से करेंगे तो जो ठोस अपशिष्ट कचरा है उसका हम लोग ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित भी कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। हालांकि ये जो है ये आज़ादी के पहले से ही भारत में चल रहा है, लेकिन ये उतना अच्छा तरीके से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जहाँ अगर हम इसका यूज करते हैं तो इसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये सब निकलता है। परिणामस्वरूप क्या होता है, वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से मीडिया जगत हो गया या फिर बहुत सारे लोग हैं, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन है जो कि इन सभी चीज़ों का विरोध करते हैं। क्योंकि जो ठोस अपशिष्ट कचरा है उसको हम लोग सबसे पहला चीज़, अगर उसको ऐसे ही फेंक देंगे तो उससे भी वो पोल्यूशन बढ़ाएगा। लेकिन अगर उसको हम लोग यूज करेंगे, उससे हम लोग ऊर्जा बनाएंगे, उसके बावजूद भी क्या होगा, थोड़ा सा पोल्यूशन निकलेगा। लेकिन लाभ क्या हो जाएगा कि जिस कचरा से कोई लाभ नहीं था, उस कचरा का प्रयोग करके हम लोग बिजली बना लेंगे। लेकिन इसका आलोचना हुआ, प्लस यहाँ के लोग उसको इतना अच्छे तरीके से यूज भी नहीं करते। ये हो गया हम लोग का नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट का नियंत्रण। अब कचरा प्रबंधन एक जटिल समस्या है, जिसका संबंध केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय नगर निकायों, समुदायों, गैर सरकारी संगठनों एवं नगरपालिका आदि से है। कचरे से ऊर्जा सृजन की प्रक्रिया केंद्र सरकार के स्तर से प्रारंभ होती है। भारत सरकार का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय कचरे के निस्तारण हेतु पुनः प्रयोज्य प्रौद्योगिकियों तथा ऊर्जा बनाने के बारे में स्थानीय नगर निकायों को कचरा प्रबंधन की विधियों एवं उसके वित्तीयन हेतु सामान्य दिशा निर्देश जारी करता है। इस कार्य में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भी सक्रिय भूमिका है। इस मंत्रालय ने सन 2000 में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली जारी करके कचरे के जलाने तथा खुले ट्रकों में उसे डंपिंग साइट तक ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि जो ठोस कचरा है उसको जलाकर जो ऊर्जा बनाने वाला है, इसको क्या किया, सन 2000 में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली के जारी किया गया, जिसके माध्यम से कचरे को जला नहीं सकते हम लोग। प्लस जो खुला ट्रक होता है जिसमें लोग सब कचरा डाल देते हैं उसको हम लोग ले जाते हैं, तो इस चीज़ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि कचरा प्रबंधन जो है एक जटिल समस्या है, जिसका संबंध केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय नगर निकाय हो गया, तो इन सभी का मिला जुला रूप है। अगर ये सभी अच्छे तरीके से कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं ठोस कचरा प्रबंधन जो है वो अच्छा तरीके से उसको हम लोग प्रबंधित कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग का 6 JPSC में पूछा गया था कि ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन क्या है, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट जो है उसके कारण क्या है, क्यों निकल रहा है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारी हो सकता है, मक्खियों की जन्म लेता है, कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। तो इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर 4 है, जिसमें वायु प्रदूषण पढ़ना था, जल प्रदूषण पढ़ना था, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठोस कचरा प्रबंधन, तो ये ठोस कचरा प्रबंधन 6 JPSC का क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है और ये हम लोग का इसी के साथ ये चैप्टर 4 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आप 1 से 2 बार पीडीएफ को पढ़िएगा तो इजीली ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।